नमस्कार बच्चों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी एक कंसेप्ट वाले टॉपिक के ऊपर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें हम लोग जान पाए कि प्लेट किसको कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी किसको कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने जाना और उसके डायमेंशन को क्रिएट किया कि इस टॉपिक को कितने डायमेंशन में क्लियर कर लेना है, ताकि उसके बाद हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम, इन सारे सेगमेंट को बहुत आसान तरीके से समझ पाएँ। हमने जाना कि प्लेट किसको कहा जाता है कि स्थल मंडल का स्थल मंडल का वृहद खंड जिसको प्लेट नाम से जाना जा रहा है। और स्थल खंड कौन सा? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जा रहा है। प्लेट के संदर्भ में हम लोगों ने बात करी। अब प्लेट विवर्तनिकी किसको कहा गया कि जहाँ पे हम लोगों ने जाना भूचुंबकत्व की संकल्पना पे आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के अध्ययन, यानी इन सब के सम्मिलित रूप को कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में जाना जा रहा है। हम लोगों ने ये बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष जो संचलन हो रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग ये जान पाए कि एक अपसारी संचलन है, अभिसारी संचलन है और एक कहीं ना कहीं एक आपका समानांतर संचलन है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हम लोग बात कर रहे हैं। मेंशन कीजिएगा प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन। हमने जाना था कि बच्चों इसमें तीन ही केस बनते हैं, एक है अपसारी और एक केस है अभिसारी और एक है समानांतर। है ना? हम लोगों ने ये तीन ही केस पढ़े थे इसके अंदर। और कहीं ना कहीं अपसारी प्लेट सीमांत का संबंध जो है, जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी अगर कोई ये दो प्लेट है और आप देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये कहीं ना कहीं प्लेट का सीमांत है यानी किनारा है। यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी तो कौन सा संचलन हो रहा है? अपसारी संचलन। यानी अभिसारी में क्या होगा कि दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। ये दोनों क्या हैं? ये सीमांत हैं, है ना, किनारा। और समानांतर संचलन में हमने देखा था कि प्लेट एक दूसरे के समानांतर कहीं ना कहीं पैरेलल मूव कर सकती हैं या अपोजिट मूव कर सकती हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया था। अब प्लेट संचलन के कारण क्या हैं उसको ज़रा जान पाएँ। जैसा कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत में ये बताया गया, हैरी हैस ने बताया कि भाई अगर सागर के नीतल का प्रसरण यानी विस्तार हो रहा है तो भाई पृथ्वी के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल तो नियत है, कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब कि सागर नीतल के प्रसरण के संदर्भ में अगर बात करें तो जहाँ क्रस्ट का निर्माण हो रहा है वहीं कहीं ना कहीं क्रस्ट का क्षय भी हो रहा है, जिसके कारण ये संतुलन बना हुआ है। ठीक है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने बात करी कि तीन प्रकार के संचलन हैं। ठीक, इनका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट। भाई संचलन तो हो रहा है, हम लोग जान पाए, अच्छा इस तरीके के संचलन हैं, लेकिन इसका कारण क्या है उसको शॉर्ट में जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए प्लेट संचलन के कारण देखिए बच्चों, वैसे है तो ये मेंस का टॉपिक है ना, कई टॉपिक जो मेंस के हैं प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो प्रीलिम्स में आने के बाद थोड़ा ना पढ़ेंगे, पहले से ही तैयार रखिए और पढ़ना भी है वैसे भी, है ना। क्योंकि 2018 के बाद आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम हो गया है किसके, यूपीएससी के। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उस पैटर्न को भी लेके चलना पड़ेगा।
प्रश्नों का स्तर आप देख ही रहे हैं, MCQ और MQQ के रूप में भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि प्लेट संचलन के कारण सबसे पहला कारण है यहाँ पे कन्वेंशन करंट, यानी संवहन तरंग। सबसे पहला कारण है संवहन तरंग। दूसरा कारण जो यहाँ पे है वो है कटक दबाव, यानी रिजिड पुश। कटक दबाव। और जो तीसरा कारण है प्लेट के संचलन का वो है स्लैब खिंचाव, यानी स्लैब पुल। स्लैब पुल यानी स्लैब खिंचाव। ठीक है जी। तो 3 कारण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि प्लेटों का संचलन संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव के सम्मिलित प्रभाव से होता है। प्लेटों का संचलन इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से हो रहा है। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि आखिरकार ये संवहन और कटक ये सब क्या मामला है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। ये 3 नाम आप देख पा रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर ये प्लेट है, थोड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक प्लेट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग उसको वैसे ही बनाइएगा। आपने 3 नाम देख पाए, है ना। ये हमने मान लिया कोई प्लेट है और यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरी प्लेट आके जुड़ जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जो गर्म गलित पदार्थ, इसके बारे में आप परिचित हैं। गर्म गलित पदार्थ जिसको मैग्मा कहा जा रहा है, यानी तापमान के बढ़ने पर, यानी तापमान के बढ़ने पर जो गर्म गलित पदार्थ है वो कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर आ रहा है। चट्टान टॉपिक में हम लोगों ने जाना था। और जब ये गर्म गलित पदार्थ बाहर निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये फूट रहा है, कुछ इस तरीके की शेप बना रहा है। क्लियर है? कुछ इस तरीके की शेप बना दे रहा है जब बाहर आ रहा है। यानी ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं इसी को बोला जा रहा है महासागरीय कटक। फिगर को ध्यान से समझिएगा, आंसर राइटिंग में भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसको किस नाम से जान रहे हैं? महासागरीय कटक। ये महासागरीय कटक है। और यहाँ पे जो फाइनली जो दबाव बन रहा है, जो भी हमने रिजिड पुश के बारे में बात करी, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को बन रहा होगा, क्योंकि यहीं से पुश होकर मामला आगे बाहर आ रहा है ना, जिसको बोला जा रहा है कटक दबाव। तो कटक दबाव वाला फंक्शन कहाँ पे है? आप यहाँ पे देख पाएंगे कटक दबाव। उसके बाद बात करें, अभी जो आप लोगों ने देखा स्लैब पुश यानी स्लैब खिंचाव, ये कहाँ से पड़ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ देखने को मिलेगा, स्लैब पुश। स्लैब खिंचाव। आप लोगों ने संवहन तरंग के बारे में पढ़ा है, साइंस में आप लोग पढ़ते हैं तरंगों के संदर्भ में। तो जो गर्म गलित पदार्थ है, यानी संवहन तरंग का जब आरोहण हो रहा है, यानी यहीं पे संवहन तरंग का जब आरोहण हो रहा है तो ये घूम के कहीं ना कहीं वापस आएगी अपसरण के साथ में। यहाँ पे क्या है? संवहन तरंग का आरोहण। और ये जब नीचे आ रही है, यानी जब ऊपर जा रही है तो आरोहण हो रहा है, और जब नीचे आ रही है तो इसको बोल रहे हैं अपसरण। क्या बोला जा रहा है? अपसरण। किसके कारण हो रहा है ये? तापमान के बढ़ने पर। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग चाय की केतली में आप यहाँ पे जब फ्लेम इसको लगा रहे हैं तो होता क्या है, पहले नीचे वाला हिस्सा गर्म होता है, फिर ये घूमते घूमते ऊपर जाता है और फिर फाइनली पूरा मामला कहीं ना कहीं गर्म हो रहा होता है। वही फंक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी काम कर रहा है ना। अब ये तापमान बढ़ क्यों रहा है ये भी आप लोग जानते हैं, हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर सारे लेक्चर आप लोग ध्यान से समझते हुए चल रहे हैं तो सारे पॉइंट अब रिवाइज हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे रेडियो
सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण कहीं ना कहीं तापमान यहाँ पे बढ़ रहा है। किसके कारण? रेडियो सक्रिय तत्वों के, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण कहीं ना कहीं तापमान बढ़ रहा है, और जिसके कारण गर्म गलित पदार्थ, ये वाला हिस्सा क्या है? गर्म गलित पदार्थ, ये वाला हिस्सा जब बाहर आ रहा है परतों को तोड़ते हुए अंतर्वेदन की प्रक्रिया हो रही है, तब यहाँ पे महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा है। और जिसको कटक दबाव, यानी ये 3 पॉइंट आप जान पाए, स्लैब खिंचाव और संवहन तरंग, यानी ये परिवर्तन, ये प्लेट के संचलन का ये कारण है तीनों मिला के। ठीक है, अब जो आप लोग जान पाए हैं इसी को आप लोग समझिएगा ज़रा यहाँ पे। अब जब ये चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रंशन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? भ्रंशन। भ्रंशन किसको कहते हैं? जब कोई परत टूट के अलग हो जाए, भ्रंशन की प्रक्रिया उसको बोलते हैं। यानी आप शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं भ्रंशन किसको बोला जा रहा है, कि जब कोई परत टूट कर अलग हो जा रही है। ये डायग्राम पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा जहाँ पे आप लोग प्लेट संचलन के कारण को कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। तो 3 कारण रहे जहाँ पे आप लोग जान पाए। अपसरण, अपसरण आप देख पाए, यानी संवहन तरंग पहला कारण, दूसरा कटक दबाव, और तीसरा स्लैब खिंचाव। कहीं ना कहीं ये इसके कारण कहीं ना कहीं प्लेटों का संचलन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात करी अपसारी संचलन, जिसको डाइवर्जेंट मूवमेंट के नाम से जाना जा रहा है। अब इसके होने से आखिरकार होता क्या क्या है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो हम लोगों को जान लेना है। जहाँ पे हम लोगों ने जाना कि प्लेट किसको बोल रहे हैं, कि स्थल खंड के वृहद खंड को प्लेट के नाम से जाना जा रहा है। उस प्लेट में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको प्लेट विवर्तनिकी कह रहे हैं, और उसमें 3 डायमेंशन बढ़ जा रहे हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हेडिंग दीजिएगा अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट। अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे आखिरकार इस संचलन से, अपसारी संचलन से, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसके कारण होता क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन की प्रक्रिया होगी। सबसे पहला काम क्या होगा कि अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन होगा, जिसको बोला जा रहा है इंटर कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। क्या बोल रहे हैं? इंटर कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। पहला काम तो ये होगा जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये होता क्या है अभी बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरा काम क्या होगा इसके अंदर, बी नाम मेंशन करके लिखिएगा इसमें। एक तो हो रहा है अंतर महाद्वीपीय भ्रंशन, दूसरा होगा इसमें अंतर प्लेट विरलन। अंतर प्लेट विरलन, अंतर प्लेट विरलन, जिसको इंग्लिश में कहा जा रहा है इंटरप्लेट थिनिंग। इंटरप्लेट थिनिंग। और जो तीसरा काम होगा अपसारी प्लेट संचलन के कारण महासागरीय कटक का निर्माण, जो अभी आप लोगों ने जाना। क्या होगा? महासागरीय कटक का निर्माण।
महासागरीय कटक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी ओसेनिक रिडिज फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ आप इनके इंग्लिश के नाम से परिचित रहे। अब सारी प्लेट संचलन में जहां प्लेटों का मोमेंट एक दूसरे के विपरीत होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब सारी संचलन के अंतर्गत जिसमें प्लेटों के दूर जाने से 3 काम हो रहे हैं: अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन, अंतर प्लेट विरलन और महाद्वीपीय कटक का निर्माण। अब एक एक करके जरा यहाँ पे समझिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अंतर्गत कि अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन के ऊपर बात करें, तो अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन में क्या होगा जरा समझिएगा। पहला केस, हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन। इसमें पहला केस क्या बनेगा जरा यहाँ पे समझें कि जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे जो तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट, यानी तप्त स्थल जहाँ से गर्म गलित पदार्थ ऊपर की तरफ आ रहा है, संवहन तरंग के जो धारा है उसके आरोहण से जो तप्त स्थल से जो गर्म गलित पदार्थ ऊपर आ रहा है, इसका डायग्राम बनाइएगा आप लोग कि यानी ये जो गर्म गलित पदार्थ जो संवहन की धारा के आरोहण से, आरोहण मतलब ऊपर की तरफ आना, यानी जो गर्म गलित पदार्थ है संवहन तरंग की धारा के आरोहण के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, महासागरीय क्रस्ट जो है वो गर्म होकर गुंबद रूपी संरचना में बदल जा रहा है, यानी ये गुंबद रूपी शेप ये ले रहा है। पहला काम क्या होगा, अंतः महाद्वीपीय भ्रंशन में एक गुंबद रूपी संरचना बनेगी। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि देखिए ये पृथ्वी की सतह का मेंटल वाला पार्ट है, पृथ्वी की सतह का मेंटल वाला पार्ट है। जब आरोहण हो रहा है इसके साथ में क्या होगा कि महासागरीय क्रस्ट जो गर्म हो रहा है, यानी जो महासागरीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट गर्म होकर कैसी शेप लेगा, गुंबद रूपी संरचना बनेगी। पहला काम तो इसके अंतर्गत ये होगा, ठीक है, गुंबद रूपी संरचना बनेगी। जब गुंबद रूपी संरचना बन जा रही है उसके बाद यानी जो दूसरा, इसमें जो दूसरा चेंजेस आएगा वो क्या आएगा, यानी प्लेट इस तरीके से थी, अब ये गुंबद रूपी संरचना कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो ये गर्म गलित पदार्थ ऊपर आया, गुंबद रूपी संरचना का रूप इसने ले लिया। और तीसरे केस में क्या होगा कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है एक निश्चित इसकी प्रत्यास्थ सीमा है, इलास्टी। अब जैसे मान लीजिए कोई रबड़ है, भाई मैं एक निश्चित सीमा तक तो उसे खींच सकता हूँ, अब ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा तब यहाँ पे जाके भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। तीसरे केस में क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी हम लोग अंतः महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे केस में क्या होगा कि ये वाली संरचना कुछ इस तरीके से ये शेप ले लेगी, ये वाली संरचना कुछ इस तरीके से शेप ले लेगी, यानी भ्रंश घाटी का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, भ्रंश घाटी का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। पहले केस में क्या होगा कि संवहन तरंग के आरोहण से जो महासागरीय क्रस्ट है वो गर्म होगा और गुंबद रूपी शेप लेगा, और गुंबद रूपी शेप लेने के साथ साथ महासागरीय क्रस्ट की एक निश्चित प्रत्यास्थ सीमा है, इसको आप मेंशन करेंगे, महासागरीय क्रस्ट की एक निश्चित प्रत्यास्थ सीमा, निश्चित प्रत्यास्थ सीमा है ना। और जब इसकी प्रत्यास्थ सीमा से जब ये बाहर चला जाएगा तब जाके भ्रंशन की क्रिया होगी, जहाँ पे टूट के अलग हो जाएगा। कौन सी क्रिया होगी, भ्रंशन की क्रिया। और जब ये भ्रंशन की क्रिया हो जाएगी
तब सतह पर भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा, जो तीसरे रूप में आप देख पा रहे हैं। तब जाके भ्रंश घाटी का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो आपने देखा पहला केस जहाँ पे ये गर्म गलित पदार्थ सामने आया, दूसरे केस में गुंबद रूपी संरचना आ गई, तीसरे केस में जब इलास्टिसिटी से ज़्यादा हो गया, प्रत्यास्थ सीमा से ज़्यादा हो गया मामला, तो भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश घाटी का निर्माण यहाँ पे देखने को बन रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संवहन तरंग की जो तीव्रता है वो ज़्यादा है यहाँ पे, और दाब कहीं ना कहीं कम हो रहा है, यानी प्रेशर कम होने के कारण जो संवहन तरंग की धारा है, संवहन तरंग की धारा की तीव्रता ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जा रही है। इसको अलग से आप लोग मार्क कीजिएगा। ये आपका शॉर्ट में कहीं ना कहीं फ्लो चार्ट के रूप में आप समझ पाए कि आप सारी प्लेट सीमांत में जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसमें 3 केस बनेंगे। पहला केस जहाँ पे संवहन तरंग के आरोहण के कारण ये जो महासागरीय क्रस्ट है ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद गुंबद रूपी शेप में आएगा, उसके बाद प्रत्यास्थ सीमा क्रॉस हो जाने के बाद भ्रंशन की क्रिया होगी और भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दाब में कमी है और संवहन तरंग की धारा में तीव्रता होने के कारण ये काम यहाँ पे हो रहा है। पहला कंडीशन यहाँ पे जान पाए कि भ्रंश घाटी का निर्माण किस प्रोसेस से हो रहा है, तो अपसारी संचलन के कारण हो रहा है, अंतर्महाद्वीपीय भ्रंशन के कारण हो रहा है। क्लियर? दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे जिसको अंतर प्लेट विरलन के नाम से जाना जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा, अंतर प्लेट विरलन। यानी बी पॉइंट, अंतः प्लेट विरलन, है ना। अब इसमें क्या होगा कि अंतः प्लेट विरलन के प्रक्रिया के कारण जब महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई में जब कमी आएगी, ध्यान से देखिएगा कि अंतः प्लेट विरलन के कारण जब महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई में जब कमी आएगी तो महाद्वीपीय जो प्लेट है उसका धसाव हो जाएगा, है कि नहीं है। तब होगा क्या, महाद्वीपीय प्लेट का धसाव होने लगेगा। यानी जब औसत मोटाई, हालांकि आपने देखा भ्रंश घाटी के रूप में फैलते जा रहा है, जब अधिक सीमा तक फैल जाएगा तो उसकी औसत मोटाई में कमी आती जाएगी। उसके बाद जैसी मोटाई कम होगी तो उसमें कहीं ना कहीं धसाव वाली प्रक्रिया आ जाएगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, ये 2 केस अभी आप लोगों ने देखे। जैसे मान लीजिए ये x या ये a है और ये b है। अभी आप लोगों ने देखा ये भ्रंश घाटी थी, यानी उसी डायग्राम को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जब ये भ्रंश घाटी थी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जब धसाव होगा तब यहाँ पे इसका जो परिवर्तन होगा वो सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। किस में परिवर्तित होगा? सागर रूपी बेसिन में। यानी कुछ कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से शेप हो जाएगी। ये जो अंदर का मामला था ये और धंस गया, तो ये वाली जो शेप है इसको बोला जाएगा सागर रूपी बेसिन। सागर रूपी बेसिन में ये तब्दील हो गया धसाव हो जाने के कारण। यानी भ्रंश घाटी में जब परिवर्तन होगा तो यानी A और B भ्रंश घाटी में परिवर्तन के कारण सागर रूपी बेसिन का निर्माण हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतः प्लेट विलयन के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई, औसत लिखिएगा, औसत मोटाई में कमी के कारण महाद्वीपीय प्लेट का धसाव हो जाता है। इसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये अगर ये दृश्य आपको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हम लोगों को? हम लोगों ने जो पढ़ा था
अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोगों ने ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में चर्चा की थी। अगर वो देखना हो या लाल सागर हमें देखना हो, देखिए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ही डायग्राम समझा था, है ना, यानी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और यहाँ पे हम लोगों ने रेड सी के बारे में पढ़ा था। महासागर रूपी बेसिन बन जाएगा, यानी ये उदाहरण कहीं ना कहीं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लेट का विरलन, अंतर प्लेट का विरलन हुआ, भ्रंश घाटी तब्दील हो गई सागर रूपी बेसिन के संदर्भ में। 2 पॉइंट क्लियर हुए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट जो है आप लोगों का वो है महासागरीय कटक का निर्माण। अब महासागरीय कटक का निर्माण कैसे होगा जरा वो समझिए। इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जैसे कि ऑफलाइन बैचेस में मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ, तो मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप चाहे तो अक्षरता उसको नोट भी कर सकते हैं और समझ लेने के बाद अपनी लैंग्वेज में भी इसको आंसर राइटिंग में तब्दील कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा जो तीसरा पॉइंट आप लोगों ने जाना, तीसरा पॉइंट महासागरीय कटक का निर्माण, यानी सी पॉइंट, महासागरीय कटक का निर्माण। भाई जो अभी आप लोगों ने देखा ये सागर रूपी बेसिन बन गया था, ए और बी 2 संरचना थी, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, उसके बाद सागर रूपी बेसिन में तब्दील हुआ और इसी सागर रूपी बेसिन में महासागर के नीतल पर कहीं ना कहीं महासागरीय कटक का भी निर्माण हो रहा है। वो कैसे हो रहा है जरा ये समझिए। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन यहाँ पे बन के आ रही है ना। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो पिक्चर बन के आएगी ये महासागरीय कटक। पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने एक डायग्राम को समझा था, ये वही डायग्राम लगभग है। महासागरीय कटक के रूप में ये सामने आ जा रहा है, यानी जब भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, गुंबद रूपी संरचना बनी, भ्रंश घाटी बनी, उसके बाद सागर रूपी बेसिन हुआ और दबाव बनने के बाद और प्रेशर और संवहन तरंग की धारा की तीव्रता के साथ कहीं ना कहीं महासागरीय कटक के निर्माण में ये अहम भूमिका भी निभा रहा है। और जो ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं आप लोग, ये महासागर का नीतल, ठीक है जी, महासागर का नीतल। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत ये सारे काम हो रहे हैं, सारे काम ये कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत ही हो रहे हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं और जहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत जो संवहन तरंग है वो कहीं ना कहीं इस तरफ मूव ही कर रही है, आरोहण हो रहा है, अपसरण हो रहा है, जिसके कारण फाइनली जब लावा मैग्मा जब बाहर आ रहा है महाद्वीपीय क्रस्ट के, महासागरीय क्रस्ट के ऊपर, तो महासागरीय कटक के रूप में ये तब्दील हो जा रही है ना। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि महासागर के नीतल पर, यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है, महासागर के नीतल पर महासागर के नीतल पर अपसारी प्लेट संचलन के कारण, किसके कारण, अपसारी प्लेट संचलन के कारण अपसारी, यानी अपसारी प्लेट संचलन के कारण, जिसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तनाव मूलक बल उत्पन्न होने पर, कौन सा बल उत्पन्न होगा, तनाव मूलक, यानी तनाव मूलक बल उत्पन्न होने पर,
तनाव मूलक बल उत्पन्न होने पर क्या होगा, भ्रंशन की क्रिया होगी। आप लोगों ने अभी इससे पिछले डायग्राम में समझा, तनाव मूलक बल उत्पन्न होने पर, इसके मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या होगा, भ्रंशन की क्रिया। भ्रंशन की क्रिया होगी, और भ्रंशन की क्रिया होने से क्या होगा, भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ जाएगी। भ्रंश घाटी की, देखिए बिल्कुल कनेक्शन आपको बनाते हुए चलना है इसके अंदर। भ्रंश घाटी की जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि आ जाएगी, है ना, जिसके साथ में होगा क्या कि प्रेशर जो है वो कम होगा। जब चौड़ाई होगी तो प्रेशर में यानी दाब में कमी आएगी, है कि नहीं है। और मैग्मा की जो उत्पत्ति हो रही है, जिससे ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है, जब दाब में कमी आएगी तो मैग्मा की उत्पत्ति होगी, मैग्मा की उत्पत्ति होगी, और जिसके कारण कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की प्रक्रिया सामने आ जाएगी। हालांकि अभी टॉपिक हमारा ज्वालामुखी नहीं है, बट फिर भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, और फिर आप लोगों ने जान लिया कि क्रस्ट बनने पर महासागरीय कटक का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब जरा अब देखिए, जो भ्रंशन की क्रिया हुई है इसी को हम लोग भूकंप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे भ्रंश घाटी के समीप जब तीव्रता से जब गति उत्पन्न होगी तो भूकंप की भी उत्पत्ति हो जाएगी। यानी ये जो भ्रंशन की जो क्रिया हुई है इसके कारण भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ी, दाब में कमी आई, मैग्मा की उत्पत्ति के साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया हो गई। यहीं पे भ्रंशन की क्रिया होने से जो उसके समीप जो तीव्रता से जो गति से जो कंपन हो रहा है उसके कारण भूकंप आ जा रहा है। तो भूकंप ज्वालामुखी भी कहीं ना कहीं अपसारी प्लेट संचलन के ही उदाहरण है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। समझ पा रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं संरचना का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते आप मेंशन कर सकते हैं कि अपसारी प्लेट सीमांत यानी अपसारी प्लेट किनारे को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं। अपसारी प्लेट संचलन यानी अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रचनात्मक सीमांत। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं रचना की जो संरचना बन रही है इसी के कारण बन रही है ना, क्योंकि नए क्रस्ट का यहाँ पे निर्माण हो जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अपसारी प्लेट सीमांत को और किस नाम से जाना जाता है, रचनात्मक सीमांत के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इसकी बदौलत कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है और भ्रंशन की क्रिया होने के कारण भूकंप ज्वालामुखी प्रक्रिया में तब्दील हो जा रहा है, और फाइनली महासागरीय कटक के रूप में भी एक नई आकृति सामने आ जा रही है। थोड़ा सा जिगजैग आपको लग रहा होगा, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सिक्वेंसली इसको बनाते हुए चल रहे होंगे। पहली आकृति महासागर रूपी बेसिन में तब्दील हुई, दूसरी आकृति जहाँ पे महासागरीय कटक के रूप में निर्माण हुआ। अब मैं इसको जितना आप लोग ओवरऑल समझ पाए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको अक्षरता नोट भी कर सकते हैं। जैसे अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण 3 चरणों में होता है। ध्यान से सुनिएगा, अपसारी प्लेट सीमांत का निर्माण 3 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहले अंतर्महाद्वीपीय भ्रंशन के द्वारा महासागरीय सतह पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने पर या वृद्धि होने के कारण जब संवहन तरंग की तीव्रता में वृद्धि होती है तो अंतः प्लेट विलयन की प्रक्रिया से महासागरीय क्रस्ट की मोटाई में कमी होने के कारण या कमी होने लगती है, जिससे भ्रंश घाटी की चौड़ाई बढ़ने के कारण वहाँ सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो जाता है। सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो जाता है। आप चाहें तो डायग्राम अपने आंसर राइटिंग में भी इसको उपयोग में जरूर लाइएगा, है ना। मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग में कैसे इसको यूज़ करना है, सो दैट यू गैस कैन ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम इसमें गेन कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद और इस प्रक्रिया के निरंतर जारी रहने पर या निरंतर जारी रहने के कारण अंतः सागर रूपी बेसिन महासागर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर हो गई काफ़ी, महासागर में परिवर्तित हो जाता है, जहां महासागर के नितल पर अपसारी प्लेट संचलन के कारण तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया होने से भूकंप आने की भी संभावना बन जाती है। और वहीं भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने पर दाब में कमी आने से
दाब में कमी आने से जब मैग्मा की उत्पत्ति होती है, तब यदि मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नीतल पर आ जाता है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होती है ना। इसी को लैंग्वेज दे रहे हैं आप लोग। फिर लिखिएगा, जिससे नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण सागर के नीतल का प्रसार होता है और इसलिए अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं। क्लियर? यानी 3 डायग्राम जो आप देख पाए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपने लैंग्वेज में इसको शॉर्ट नोट्स के संदर्भ में आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंस में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर इसको हमें देखना है तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहला पॉइंट मेंशन कीजिएगा, मध्य अटलांटिक कटक, यानी अटलांटिक महासागर का जो मध्य अटलांटिक कटक है वो, और प्रशांत महासागर का कटक, हिंद महासागर का कटक और सागर नीतल प्रसरण, यानी इन सब के समीप होने वाली जितनी भूभौतिकी घटनाएं हैं सबका संबंध किससे होगा? अपसारी प्लेट संचलन के प्रक्रिया से इन सब का संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप लोग जान पाए अपसारी प्लेट संचलन के संदर्भ में। अब अगर हम लोग बात करें अभिसारी प्लेट सीमांत, यानी जहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, उसका क्या कंसेप्ट है उसको और देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग हेडिंग दीजिएगा अभिसारी प्लेट सीमांत। जिस तरीके से 3 केस हम लोगों ने यहाँ पे देख पाए कि जहाँ पे कहीं ना कहीं भ्रंशन की क्रिया सागर रूपी बेसिन और फाइनली महासागरी कटक के रूप में ये सामने आ जा रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अभिसारी प्लेट सीमांत के संदर्भ में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, रिवाइज करके अपने शब्दों में भी इसको आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। प्रीलिम्स में किस तरीके के प्रश्न हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आफ्टर दिस सेशन, जब आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ में 2 टॉपिक आपके सामने आई गए हैं, एक है भूकंप और एक है ज्वालामुखी, है ना। चट्टान हम लोग जान ही चुके हैं, ज्वालामुखी और भूकंप, ये 2 टॉपिक आपके यहाँ पे और समाप्त हो जाएंगे। उसके साथ में सुनामी और पर्वत निर्माणकारी संचलन या प्रक्रम, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी मन में डाउट रहे, कुछ भी जानना चाहें आप लोग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। हमारी टीम उस पर रिप्लाई करेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।